मूवी की शुरुआत होती है एक पैसेंजर एयरप्लेन से जो सिंगापुर से टोक्यो जा रहा होता है। कैप्टन ब्रॉडी टेरेंस एक एक्सपीरियंस पायलट होता है जो अपनी ड्यूटी को बहुत सीरियस लेता है। प्लेन में फैमिलीज, नॉर्मल पैसेंजर और क्रू सब ट्रेवल कर रहे होते हैं, लेकिन प्लेन में एक स्पेशल पैसेंजर भी होता है, लुइस गैस्पियर, जो एक क्रिमिनल भी है और पुलिस कस्टडी में ट्रेवल कर रहा होता है। फ्लाइट के दौरान अचानक मौसम खराब हो जाता है, बादल घने हो जाते हैं, बिजली चमकने लगती है और प्लेन को जोर जोर से झटका लगने लगता है। पैसेंजर घबरा जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। कैप्टन प्लेन को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन स्टॉर्म इतना डेंजरस होता है कि प्लेन का रेडियो सिस्टम फेल हो जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट कट हो जाता है। कैप्टन समझ जाता है कि अब इमरजेंसी लैंडिंग जरूरी है वरना क्रैश हो सकता है। प्लेन स्टॉर्म की चपेट में आ जाता है और प्लेन को जोरदार झटका लगने से पुलिस ऑफिसर और फ्लाइट अटेंडेंट की मौके पर ही मौत हो जाती है। कैप्टन एक मुश्किल फैसला लेता है और प्लेन को एक अननोन आइलैंड पे उतारने की कोशिश करता है। प्लेन नीचे आता है, पैसेंजर स्क्रीम करते हैं और क्रैश लैंडिंग हो जाती है। प्लेन डैमेज हो जाता है लेकिन ज्यादातर पैसेंजर जिंदा बच जाते हैं। सब लोग शॉक में होते हैं कि वो किस जगह आ गए हैं। जब पैसेंजर बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि ये आइलैंड बहुत डेंजरस है, क्योंकि हर तरफ जंगल ही जंगल होता है। कोई हेल्प नहीं होती, कोई सिग्नल नहीं। कैप्टन हेल्प कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता। पैसेंजर का डर और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक देखता है कि उसका एक प्लेन गायब हो चुका है और रेडियो खराब होने की वजह से उसका पायलट से कांटेक्ट भी नहीं हो रहा। इसलिए एयरलाइन कंपनी का मालिक एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है जिसका नाम स्कार्सडेल होता है। वो रेस्क्यू एक्सपर्ट फौरन अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ सारे पैसेंजर ये पूछ रहे होते हैं कि हम यहाँ क्यों उतरे हैं। ब्रेड सबको बताता है कि हमें यहाँ इमरजेंसी की वजह से लैंडिंग करनी पड़ी। ब्रेड सबको काम रखने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि आप सबको घबराना नहीं है, हम यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। और फिर ब्रेड प्लेन को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन जहाज में पावर बहुत कम होता है। फिर ये लोग खुद ही अपनी लोकेशन देखने की कोशिश करते हैं। को पायलट मैप देख के ब्रेड को बताता है कि हम ऐसे आइलैंड पर हैं जहाँ के लोग किसी सरकार को या किसी कानून को नहीं मानते। फिर ब्रेड रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने के लिए रेडियो ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन बिजली गिरने की वजह से रेडियो ख़राब हो जाता है। और फिर ब्रेड सबको बताता है कि किसी खराबी की वजह से रेडियो काम नहीं कर रहा, इसलिए हमें आइलैंड की दूसरी साइड पर जाकर रेडियो को ढूंढना होगा ताकि हम कंट्रोल टावर से रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट कर सकें। इसी के साथ साथ ब्रेड एक कदम उठाता है कि मेरे साथ वो क्रिमिनल भी जाएगा। वो लुइस गैस्पियर को साथ लेकर कंट्रोल टावर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। गैस्पियर ब्रेड को उस पर भरोसा करने के लिए थैंक्स कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बलिश का एक बंदा टेररिस्ट ग्रुप के एक लीडर के पास आता है और उसको प्लान के बारे में बताता है। दूसरी तरफ गैस्पेयर ब्रेड को बताता है कि उसका बैकग्राउंड मिलिट्री से रह चुका है। इसके बाद गैस्पेयर की आवाज आना बंद हो जाती है। ब्रेड जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसको पता चलता है कि गैस्पेयर उसको अकेला छोड़कर जा चुका है। ब्रेड अकेला ही आगे बढ़ता है। ब्रेड बड़ी कोशिश के बाद एक खाली फैक्ट्री में एक टेलीफोन ढूंढ लेता है। वो हेल्पलाइन में कॉल करके अपनी लोकेशन बताता है, लेकिन सामने वाले तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंचती। उसको एक आइडिया आता है। वो अपनी बेटी को कॉल करके अपनी लोकेशन बताता है और कहता है कि मेरी लोकेशन हेल्पलाइन वालों को बता दे। और उसी वक्त एक टेररिस्ट पीछे से हमला कर देता है। ब्रेड उस टेररिस्ट को मार मार के उसको बेहोश कर देता है। तभी ब्रेड को मालूम होता है कि वहाँ एक और बंदा आ रहा है। तभी ब्रेड देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि गैस्पेयर है। गैस्पेयर ने कुछ टेररिस्ट को मार के उनके वेपन्स ले लिए हैं। गैस्पेयर ब्रेड को एक बंदूक देता है और वो लोग अपने पैसेंजर की तरफ निकल जाते हैं और पैसेंजर भी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जंगल में से कुछ गाड़ियां निकल के उनकी तरफ आ रही हैं। उन गाड़ियों में कोई और नहीं बल्कि टेररिस्ट होते हैं। उनके हाथ में गन्स होती हैं और वो पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना लेते हैं और वो टेररिस्ट पैसेंजर्स को अपने साथ अपने कैंप ले जाते हैं। कैप्टन टेरेंस और गैस्पेयर जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि पैसेंजर्स वहाँ नहीं हैं। वो समझ जाते हैं कि उनको किडनैप कर लिया गया है। कैप्टन ये सोचता है कि अगर अभी इसने कुछ नहीं किया तो सारे पैसेंजर्स मारे जाएंगे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उनको बचाएगा। कैप्टन और गैस्पेयर जंगल में मूव करते हैं। उनको पता होता है कि आगे बहुत खतरा है, लेकिन वो पैसेंजर्स को छोड़ नहीं सकते। वो पैसेंजर्स को ढूंढते ढूंढते किडनैपर्स के कैंप तक पहुंच जाते हैं। वहाँ टेररिस्ट भी हथियारों के साथ मौजूद होते हैं और पैसेंजर्स बंदी बने हुए होते हैं। गैस्पेयर अपनी फाइटिंग स्किल्स के चलते कैप्टन के साथ मिलकर पैसेंजर्स को रेस्क्यू करता है। कैप्टन और गैस्पेयर एक एक करके किडनैपर्स को मारने लगते हैं। कैप्टन पैसेंजर्स को फ्री करता है और उनको जंगल से सेफली निकालने की कोशिश करता है। कैप्टन पैसेंजर को बताते हैं कि मैंने एक रेडियो के जरिए रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट कर लिया है, वो जल्दी यहाँ आने वाली होगी। किडनैपर्स का लीडर अपने साथियों के साथ कैप्टन को रोकने की कोशिश करता है,
लेकिन गैस्पर उसको फाइट में उलझा के रखता है। गैस्पर कैप्टन को बताता है कि हमें यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बाहर काफ़ी सारे टेररिस्ट मौजूद हैं। तो जिस पर कैप्टन कहता है कि मैं सबका फोकस अपनी तरफ ले लूँगा, तुम बाकी पैसेंजर्स को लेके यहाँ से निकल जाना। ब्रैड उन टेररिस्ट के लीडर से बात करने के लिए उनके पास पहुंचता है तो बाकी टेररिस्ट उसे देख के वहाँ मारने लगते हैं। ब्रैड उन टेररिस्ट से कहता है कि उन सब पैसेंजर्स को यहाँ से जाने दो। उस पर उनका लीडर कहता है कि मैं बिना पैसों के किसी को यहाँ से जाने नहीं देता। फिर ब्रैड कहता है कि मैंने रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट कर लिया है, वो जल्दी हमें बचाने के लिए यहाँ आती होगी। ये सुन के इस पर सब हंसने लगते हैं और फिर उनके लीडर का भाई ब्रैड को गोली से मारने वाला होता है कि अचानक वहाँ रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है और उस लीडर के भाई को मारने के बाद बाकी टेररिस्ट को मारने लगती है। काफी टेररिस्ट को वो मार डालते हैं मगर उनका लीडर वहाँ से भाग जाता है। रेस्क्यू टीम ब्रैड को वहाँ से छुड़ा लेते हैं और सभी बस में बैठ जाते हैं और वहाँ से जल्दी निकलते हैं। सब वापस प्लेन के पास पहुँचते हैं। ब्रैड देखता है कि प्लेन का पावर वापस आ चुका है। वो सबको बताता है कि अब हम यहाँ से निकल सकते हैं, मुझे प्लेन को स्टार्ट करने में 5 मिनट चाहिए। वो सबको प्लेन में बिठा देता है और वो रेस्क्यू टीम अपनी पोजीशन ले लेती है आने वाली मुसीबत से सामना करने के लिए। दूसरी तरफ उनके लीडर को जैसे ही पता चलता है कि मेरे काफ़ी लोग मारे गए हैं जिसमें उसका भाई भी है, तो गुस्से से भर जाता है और बाकी सबका पीछा करने लगता है और उस प्लेन के लोकेशन पे पहुंच जाता है जब बाकी पैसेंजर मौजूद होते हैं। जैसे ही वो वहाँ आते हैं एक बैटल शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी होती है। कैप्टन रेस्क्यू टीम से कहता है कि जैसे ही प्लेन स्टार्ट हो जाए सब उसमें आ जाना। फिर वो गैस्पर के पास जाकर उसका थैंक्स करता है। वो प्लेन को स्टार्ट करता है। पावर वापस आ जाने से रेडियो भी ठीक हो जाता है। वो एयरलाइन कंपनी के मालिक से बात करता है। वो ओनर उससे एक करीब ही सेफ जोन के बारे में बताता है जहाँ वो लैंडिंग कर सकता है। प्लेन स्टार्ट हो जाता है और प्लेन के स्टार्ट होते ही वो रेस्क्यू टीम के मेंबर एक एक करके प्लेन में बैठ जाते हैं। लेकिन गैस्पर उनके साथ नहीं आता। वो उन पैसों का बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि अगर वो उनके साथ वापस आया तो वो उसको वापस जेल में डाल देंगे। कैप्टन प्लेन को लेकर वहाँ से निकलने लगता है लेकिन सामने वो लीडर रॉकेट लॉन्चर लेकर अटैक करने लगता है। लेकिन गैस्पर फिर से कैप्टन की मदद करता है। वो लीडर प्लेन से टकरा कर मर जाता है और वो सब वहाँ से सेफली निकल जाते हैं। प्लेन टेक ऑफ करता है लेकिन उसी वक्त प्लेन का एक इंजन डैमेज हो जाता है मगर जैसे तैसे करके कैप्टन प्लेन को सेफली लैंडिंग करा देता है। लैंडिंग के बाद वो पैसेंजर के पास आकर देखता है कि सभी लोग ठीक है या नहीं। वो लोग ठीक होते हैं और सभी कैप्टन को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उसी की वजह से उनकी जान बची है। सभी पैसेंजर बाहर आ जाते हैं और कैप्टन प्लेन की सीढ़ी में बैठकर अपनी बेटी को कॉल करता है। इस पर मूवी खत्म हो जाती है।